आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। दोस्तों नमस्कार। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज हमारी मेहमान है आवाज की दुनिया की जानी मानी हस्ती वॉइस आर्टिस्ट मोना शेट्टी। आपसे बातचीत की है अमरकांत दुबे ने। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आज के मेहमान प्रोग्राम में आज एक ऐसी हस्ती को हमने बुलाया है जिसके बारे में बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी कहना चाहता हूं जो समाज से जुड़ी हुई हैं। अब अगर आज के माहौल की, आज के समय की, आज के समाज की बात करें तो एक बात बड़ी रेखांकित करके कही जाती है, अंडरलाइन करके कही जाती है, महिला सशक्तिकरण की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम ये देखते हैं कि एक महिला अगर पढ़ लिख लेगी तो वो अपने परिवार को एक प्रगति के रास्ते पर ले जाएगी। लेकिन इसके अलावा आज मैं जिस हस्ती से आपको मिलवाने वाला हूं, उस एक महिला ने न सिर्फ अपने माता पिता का नाम रोशन किया, अपना नाम रोशन किया, बल्कि एक दिशा दिखाई है, रोजगार के इतने बड़े अवसर पैदा करने की कोशिश की है। खुद एक कलाकार है, उनकी माँ भी कलाकार रही। मैं ज्यादा अब इस बात को नहीं खींचूंगा, आगे बातों में मैं और भी इस चीज को क्लियर करूंगा। मैं आपको मिलवा रहा हूं डबिंग इंडस्ट्री की जानी मानी नाम, बहुत बड़ा नाम, मोना घोष शेट्टी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मोना। मैं बार बार मोना घोष शेट्टी नहीं कहूंगा, मैं आपको सिर्फ मोना कहूंगा। बिल्कुल। और मैं बहुत खुश हूं कि आज आप विविध भारती में हमारे श्रोताओं से मुखातिब हो रही हैं। शुक्रिया। जैसे कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में कहा है कि आप एक उदाहरण हैं, सिर्फ कलाकार नहीं हैं। आप जो कर रही हैं वो समाज के लिए, रोजगार की दिशा में कह लें, कला की दिशा में कह लें, बड़ा काम है। तो आप अपने ये डबिंग के काम के बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर बाकी तो मैं आपसे पूछता ही चलूंगा। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। विविध भारती को बहुत शुक्रिया और आपके सारे सुनने वालों को मेरा नमस्ते। मैं पहली बार यहाँ आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि विविध भारती के बारे में बचपन से सुना हुआ है। तो डबिंग ये है, जो आप प्रोग्राम्स टीवी पे या फिल्मों में देखते हैं वो किसी एक भाषा में बनाई जाती हैं। अगर कोई इंग्लिश फिल्म हो या इंग्लिश प्रोग्राम हो और उसको हिंदी में हम डब करते हैं ताकि जो लोग अंग्रेजी नहीं समझते हैं वो उस प्रोग्राम को देख सकें, उसको एंजॉय कर सकें। तो जितनी भी उसमें आवाजें हैं उन सारी आवाजों को हम रिप्लेस करते हैं हिंदी आवाजों से। तो हमारे बहुत सारे एक्टर्स हैं, डबिंग आर्टिस्ट हैं, वॉइस एक्टर्स हैं जो ये काम करते हैं। तो हम पहले फिल्म को देखते हैं, फिर उसका एक ट्रांसलेशन, मतलब जो लाइनें अंग्रेजी में बोले गए हैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और फिर कास्टिंग करते हैं कि कौन से कैरेक्टर के लिए कौन सा आर्टिस्ट या कौन सा वॉइस सही लगेगा, वॉइस मैच जिसका होगा या जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा इस कैरेक्टर पे, हम कास्टिंग करते हैं। फिर पूरी रिकॉर्डिंग होती है जिसमें आपको लिप सिंक मैच करना होता है, क्योंकि ये फिल्म या प्रोग्राम पे अच्छा लगना चाहिए, अलग नहीं लगना चाहिए। जी दोस्तों, मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं कि लिप सिंक का मतलब होता है कि लिप यानी होंठ, सिंक यानी उनको उसके हिसाब से होंठ जहाँ पे म प भ जहाँ अंग्रेजी में बंद हुए हैं वहाँ हिंदी में भी बंद हों, इसको कहते हैं लिप सिंक। अब आप बताइए आगे। जी, तो लिप सिंक और डायलॉग और परफॉर्मेंस को देखते हुए हम उसकी डबिंग करते हैं। एक एक कैरेक्टर का एक एक बार में डबिंग करते हैं, फिर सारी चीजों को मिलाकर म्यूजिक और इफेक्ट्स के साथ उसको मिक्स किया जाता है और फिर एक नया वर्जन बनता है उस फिल्म या उस सीरियल का। फिर उस पूरे इंग्लिश फिल्म को या पूरे इंग्लिश प्रोग्राम को आप हिंदी में देख सकते हैं। ऐसे अलग अलग भाषाओं में होता है। तो दोस्तों ये तो हो गई डबिंग। अब मोना डबिंग में कैसे आई? मोना को डबिंग पहले से करनी आती थी या नहीं आती थी? नहीं आती थी तो कैसे सीखी? ये सारी बातें हम मोना से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि मोना की माता जी स्वर्गीय लीला घोष जी, वो खुद एक डबिंग आर्टिस्ट थी और उसके बाद उन्होंने जो व्यवसाय अभी मोना ने चुना है उस व्यवसाय की नींव डाली लीला जी ने।
तो मोना, मैं ये समझता हूँ कि जब लीला जी ये सारा काम करती रही होंगी तब आप उनके साथ जाया करती थी स्टूडियो वगैरह? जी बिल्कुल, मैं बहुत छोटी थी। दरअसल मम्मी ने पहले वो सिंगर बनने के लिए आई थी बॉम्बे। ओहो, अच्छा, कहाँ जी। से आई थी पहले तो ये बताइए। उड़ीसा से। उड़ीसा से आई हाँ, थी। उड़ीसा तो फिर तो से। उड़िया भी जानती होंगी जी वो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी उड़िया में की थी। हाँ, हाँ। और उनके सेकेंड एंड थर्ड लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश थे। और क्योंकि हम बंगाली हैं तो उन्होंने इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, उड़िया चारों सीख लिया था, लिखना, पढ़ना, बोलना सब। तो इसके लिए मेरी मम्मी काफी जानी जाती थी कि इनको कोई काम दो इन 4 भाषाओं में तो किसी भी भाषा से किसी भी भाषा में कन्वर्ट कर सकती हैं, क्योंकि इनका अच्छा होल्ड है चारों भाषा पे। तो वो एक्चुअली सिंगर बनने आई थी। तो सिंगर बनना तो काफी मुश्किल है मुंबई में, तो उसके लिए उनको पहले आके कुछ अलग अलग काम ढूंढना पड़ा। तो पहले तो वो विल्सन कॉलेज में नौकरी करती थी एज अ लेक्चरर। मोना, यहाँ मैं आपको 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। जी। वो इसलिए रोकना चाहूंगा कि बात हो रही थी कि लीला जी सिंगर बनने आई थी। जी। और बन गई असिस्टेंट प्रोफेसर। जब लीला जी सिंगर बनने आई थी तो उस दौर का कोई गाना वगैरह आपको याद आता है जो मम्मी को शायद ज्यादा पसंद रहा हो? तो मम्मी गजलें बहुत गाया करती थी। ओहो। जी, और उन्होंने एल्बम भी निकाला था गजल। तो मेरा बहुत फेवरेट एक गाना हुआ करता था जो वो गाती थी, वो था रंजिश ही सही। तो आप थोड़ा गुनगुनाइए ना। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया निभाने के लिए रंजिश ही सही। बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए रंजिश ही सही। कुछ तो मेरे पिंदारे मुहब्बत का भरम रख, कुछ तो मेरे पिंदारे मुहब्बत का भरम रख। तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए रंजिश ही सही। पहले मैं तो
बहुत ही छोटी थी, क्योंकि मम्मी मेरे शायद पैदा होने से पहले से ये सब करती थी। तो विल्सन कॉलेज के बाद उन्होंने गाइड का कोर्स किया, और गाइड बनने के कोर्स के दौरान उन्होंने अप्लाई किया टूरिज्म डिपार्टमेंट में। फिर उन्होंने नौकरी करना शुरू कर दिया, उन्हें वहाँ पे नौकरी मिली। तो इस दौरान वो मेरे पापा से मिले, जो कि एडवर्टाइजिंग में थे। तो आई थिंक वहीं से कनेक्शन सारा शुरू हुआ। तो वो बांग्ला उड़िया में कॉपीराइटिंग करते थे। पापा? नहीं, पापा तो डायरेक्शन में थे। अच्छा। फिल्म्स डिपार्टमेंट में थे, एडवर्टाइजिंग में। और मम्मी फिर कॉपीराइटिंग करती? मम्मी कॉपीराइटिंग करती थी उड़िया में, और फिर जिंगल्स गाती थी, वॉइस ओवर करती थी। तो मुझे लगता है किसी ने कभी उनको कहा होगा कि हमें एक बच्ची की जरूरत है। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली शुरुआत कहाँ से हुई, बट किसी ने कहा होगा बच्ची की जरूरत है, और उन्होंने कहा होगा कि हाँ, इससे ट्राई कर लो, और वहीं से काम शुरू हुआ होगा मेरा। क्योंकि जब आप स्टूडियोज में अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, तो पूरा माहौल का एक जो आपको आइडिया, अंदाजा मिल जाता है। बहुत कुछ देख के ही बहुत कुछ सीखने मिलता है। झिझक नहीं रहती, और डर निकल जाता है। डर निकल जाता है, उससे आप बड़े फेमिलियर रहते फेमिलियर हैं, हो जाते आपको कुछ हैं। नया नहीं लगता जी है। बिल्कुल। तो वो जो एक घबराहट, वो एक शर्म, जी। वो बच्चों की जो झिझक है वो रहती नहीं है। बच्चा बिल्कुल फन में वो भी चीजें कर जाता है। जी जी। तो ये कहना चाहिए कि आपने होश भी नहीं संभाला, तब से आप माइक से याराना बना के रखा हुआ है आपने। हाँ और जी। अपनी आवाज का जादू, जलवा जो कह लें, आप बिखेर रही हैं। लेकिन क्या आप भी चाहती थी कि मुझे यही करियर अपनाना है, या आपका अपना कोई एम था कि नहीं साहब, मुझे तो कुछ बनना है, अलग बनना है? क्योंकि ये तो आपके लिए कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसे आप समझें कि हाँ, ये भी कोई काम है, ये तो माँ कर रही है, ठीक है चलो मैं भी बोल देती हूँ, ऐसी वाली बात थी? नहीं, एक्चुअली ये एक अजीब बात है कि क्योंकि ये हमेशा एक हॉबी की तरह बन गया मेरे लिए, कि स्कूल के बाद वीकेंड में, और क्योंकि उस वक्त ज्यादातर मैं रेडियो प्रोग्राम्स या रेडियो स्पॉट्स या एड फिल्म्स का काम करती थी, तो बहुत छोटा छोटा काम हुआ करता था। और मुझे कभी लगा नहीं कि ये एक करियर है। मुझे हमेशा लगा कि ये जो है एक हॉबी ही है। स्कूल खत्म करके कॉलेज में गई, साइंस पढ़ने लगी, साइंस के बाद इंजीनियरिंग करना था, इंजीनियरिंग नहीं मिला तो फिर बीएससी करने लगी स्टैटिस्टिक्स में। तब जाके मुझे लगा कि ठीक है, मैं कोई मेन स्ट्रीम कोई पढ़ाई तो कर नहीं रही हूँ, रेगुलर एक ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं इसी को अपना करियर अभी फिलहाल समझ के चलूं, जब तक कुछ और आ ना जाए। तो ये हमेशा से एक सेकेंड हैंड ट्रीटमेंट कहिए, या एक हॉबी या एक पास टाइम, इस तरह ही रहा, जब तक कि मैं मेरे ग्रेजुएशन के बाद मुझे एक मौका मिला। तभी सैटेलाइट चैनल्स लॉन्च हो रहे थे, 90s की बात? जी बिल्कुल, 95 की बात है। तो एक चैनल लॉन्च हो रहा था जिसमें सारे इंग्लिश प्रोग्राम्स थे, क्योंकि वो बाहर के एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन था। तो क्योंकि उनके सारे प्रोग्राम्स इंग्लिश में थे, वो चाह रहे थे कि हिंदी में जब तक उनके प्रोग्राम्स नए बने, तब तक उनके पुराने प्रोग्राम्स डब होके आए। तो वो मुझसे मिले और मुझे कहा कि आप हमारे लिए काम करो और हमारा सारा डबिंग का काम संभालिए। तो वो संभालते संभालते मुझे लगा कि ये जो मैं काम साइड पे कर रही हूँ अपना वॉइसिंग का, उससे एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा मिल रहा है, और मेरी तरक्की भी जल्दी हो रही है, और मुझे पैसे भी ज्यादा मिल रहे हैं, और मुझे फ्रीडम भी बहुत ज्यादा मिल रहा है जी उससे। तब मुझे 2 साल ये काम करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली ये मेरा करियर है, बिल्कुल, कि मैं एक्चुअली वॉइस एक्टर ही हूँ, और मुझे मान लेना चाहिए कि ये मेरा करियर है, हॉबी नहीं है, कोई पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं है। चलिए, जब आपने यहाँ मान ही लिया है, तो क्यों ना यहाँ पर एक कोई ऐसा गाना सुना जाए जब जो कि आपको उन दिनों की याद भी दिला दे, और उन दिनों का जो आपका एक मेंटल स्टेटस रहता रहा होगा, उस दौर का कोई एक गाना याद आता है आपको? एक्चुअली मैं एक छोटा सा डिविएशन करूंगी मेरी कहानी से। जब मम्मी टूरिज्म डिपार्टमेंट में थी, तब वो लंदन में पोस्ट की गई थी 4 साल के लिए। अच्छा। तो उस वक्त हम लंदन चले गए थे रहने के लिए। मेरी पढ़ाई वहाँ हो रही थी, तो उस टाइम पे मम्मी अगेन ऑन द साइड इंडियन शोज वगैरह में गाया करती थी एज अ सिंगर लंदन में। तो वो बहुत पॉपुलर हो गई थी, और वहाँ भी मैं तो उनकी पूछ थी। तो हर जगह मैं उनके साथ जाया करती थी, हर शो में। तो उनके कई गाने बहुत मशहूर हो गए थे, मतलब हालांकि वो यहीं के पॉपुलर फिल्मों के गाने थे। एक था जो बहुत हम गाना पसंद करते थे दोनों, वो है पिया तो से नैना लागे रे, गाइड फिल्म का। जी।
निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन गाना और बहुत मुश्किल गाना भी था। जी सचिन दा का संगीत है उसमें। जी पहले गाना सुनते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। जी। दोस्तों, गाना सुनने के बाद जाना नहीं है आपको कहीं, बने रहिए विविध भारती के साथ। मोना शेट्टी बहुत कुछ बताने वाली है। लीजिए मोना, ये गाना तो हमने सुन लिया, पिया तो से नैना लागे रे, और आपके नैना भी तब तक लग चुके थे अपने करियर की तरफ। आपने तय कर लिया था कि ये मेरा निशाना है। हाँ, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि जब हम लंदन चले गए थे मैं सिर्फ अंग्रेजी सीख रही थी वहां पे, और हिंदी बिल्कुल नहीं सीख रही थी। और जब मैं गई थी वो 2nd स्टैंडर्ड में था, तो हिंदी बस शुरू ही हुआ था स्कूल में यहाँ पे। तो मुझे हिंदी लिखना पढ़ना आता नहीं था, बोलना भी बहुत कम आता था। लेकिन मम्मी की वजह से, क्योंकि मम्मी जब यहाँ से गई तो मेरी सारी हिंदी की किताबें यहाँ से लेके गई, क्योंकि उनको पता था कि 3 साल बाद या 4 साल बाद जब हम लौटेंगे तब इसको तकलीफ होने वाला है स्कूल में। तो वो मुझे घर पे बैठ के हिंदी लिखना पढ़ना सिखाती थी। और क्योंकि उनके शोज हुआ करते थे और वो सारा दिन ऑफिस में रहती थी, तो मेरा होमवर्क था कि इस सैटरडे शो है, ऑर्गेनाइजर्स ने ये गानों का रिक्वेस्ट किया है, ये लो ऑडियो कैसेट, बैठ के गानों के बोल लिखो। तो वो उस जमाने में तो ना कोई इंटरनेट था ना कुछ था, तो वो ऑडियो कैसेट बजा बजा के हर लाइन 10 बार सुन के गलत लिख के भी मैं पूरे गाने के बोल में लिख के रखती थी मम्मी के लिए, अंग्रेजी में, इंग्लिश में लिख के रखती थी। फिर मम्मी उसको आके ठीक करके हिंदी में लिख देती थी। मुझे लगता है कि इस काम की वजह से, इन गजलों की वजह से मेरे अल्फाज साफ हो गए, मेरे उच्चारण ठीक ठाक थे, मुझे हिंदी बहुत सीखने को मिला, मेरी वोकैबुलरी बढ़ी। हालांकि हम इतना हिंदी बोलते नहीं थे क्योंकि घर में तो हम बंगाली बोलते थे, लेकिन इन शोज की वजह से मेरा टच बना रहा हमेशा। मोना से अभी बात करते हुए मुझे, मोना, ऐसा लग रहा है कि आज जब वॉइसिंग इंडस्ट्री के लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे तो वो सब दांतों तले उंगली दबा के बैठ गए होंगे, क्योंकि इतनी चीजें मुझे नहीं लगता कि लोगों को मालूम होगी। ये सारी चीजें
चीजें सुनने के बाद बहुत कुछ लोगों को नया मालूम हो रहा है, और इसमें कोई शक नहीं कि आज आपको भी कहीं अपने बीते दिनों में जाके अच्छा लग रहा होगा। जी बहुत। और मुझे हमेशा लगता है कि हम जिस भी मोड़ से गुजरते हैं लाइफ में, उसका एक असर पड़ता है हम पे, और इन सारी चीजों का असर जो है, इसके वजह से मैं आज यहाँ हूँ जहाँ पे भी हूँ, और जो मेरी काबिलियत है या जो भी मैं बोल पाती हूँ या कर पाती हूँ, इन सब चीजों की वजह से है। अब जी। मोना, हमने इस बात को जहां छोड़ा था कि जब आपने ये जान लिया कि नहीं, हाँ मुझे तो अब वॉइसिंग कर ली, तो फिर वो जो जॉब आप कर रहे थे वो जॉब आपने छोड़ दी। जी, मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि वॉइसिंग का काम काफी बढ़ता गया तब। मेनली बाद में आपका क्लाइंट अगर कहे कि नहीं हमें मोना घोष ही चाहिए, उस समय तो आप मोना घोष ही थे, जी। तो मोना घोष ही चाहिए, तो वो किस खास काम के लिए मोना घोष याद की जाते थे? ये चीज भी बदलती गई, हर साल कुछ अलग था। पहले था कि इसकी आवाज में बहुत मिठास है, फिर लोग कहते थे कि नहीं, इसके अल्फाज बहुत साफ हैं, बहुत अच्छा बोल लेती हैं। फिर लोग ये कहने लगे कि ये इमोट बहुत अच्छा करती हैं, इनके एक्सप्रेशंस बड़े अच्छे हैं, वर्ड्स को बहुत अच्छा समझती हैं, तो इसलिए बुलाया जाए। और फिर धीरे धीरे ये जो हीरोइन के जो डबिंग में करने लगी, उसमें एक्टिंग की काफी जरूरत थी, तो वो मुझे लगता था कि मुझे बहुत नेचुरली आता था। बचपन में भी जब मैं माँ बाप के साथ फिल्में देखने जाती थी, मुझे लगता था कि मुझे डायलॉग बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, या अभी किसी ने एक डायलॉग बोला, अगला डायलॉग क्या होने वाला है ये भी मुझे एक अंदाजा लग जाता था, मैं पहले ही बोल देती थी अब ये बोलेंगे देखना। तो मेरा एक हमेशा वर्ड्स के साथ, एक डायलॉग के साथ एक अजीब सा एक रिश्ता रहा। तो शायद कुछ तो था अंदर जो मैं बहुत पसंद करती थी, शब्दों को बहुत पसंद करती थी, शब्दों को निखारना, शब्दों को और खूबसूरत बनाना, अपनी आवाज को लेके एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा। फिर लोगों को ये भी लगता था बाद में, पहले तो मिठास था, बाद में लोग कहते थे नहीं, काफी हस्की अच्छी आवाज है, इसको हस्की हीरोइंस के लिए, इसलिए बिपाशा और रानी के लिए चुनी गई मैं। तो अलग अलग टाइम पे मैं अलग अलग चीजों के लिए जानी जाती थी, तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों से मुझे काफी हेल्प हुआ। चलिए उस हेल्प के बारे में भी बात करेंगे, रानी और बिपाशा और दीपिका सबकी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जरूर जानना चाहेंगे कि कौन सा गाना आपको लगता है कि उस दौर की याद दिला रहा है, या कोई और गाना जो आपको बेहद पसंद हो? एक गाना जो मेरी मम्मी शोज में बहुत गाती थी और हमको बहुत मजा आता था, ये गाना था मेरा नाम चिंचिंचू। तो उसमें जो एंडिंग था वो बाबा मुझे बहुत मजा आता था। हर शो में मुझे सब लोग क्योंकि मैं तब बच्ची थी, तो सब लोग मुझे आगे कर देते थे कि तुम जाके नाचो ऑडियंस में, और जैसे ही मैं नाचना शुरू कर देती थी तो ऑडियंस नाचना शुरू कर। तो मेरा काम ही था कि शो में जाके लोगों को नचाओ। मेरा नाम चिंचिंचू, चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिंचिंचू, चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। बाबा बाबा बाबा। बापूजी मैं दिन से आई, दिल्ली जैसा दिल आई, सिंगापुर का जोबन मेरा संघाई की अंगड़ाई। बापूजी मैं दिन से आई, दिल्ली जैसा दिल आई, सिंगापुर का जोबन मेरा संघाई की अंगड़ाई। दिल पर रख ले हाथ जरा, हो जाए ना पागल तू, दिल पर रख ले हाथ जरा, हो जाए ना पागल तू। मेरा नाम चिंचिंचू, चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिंचिंचू, चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। बाबा बाबा बाबा।
मेरा नाम टिंग टिंग चू बाबा टिंग टिंग चू रात चांदनी में और तू हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू मेरा नाम टिंग टिंग चू बाबा टिंग टिंग चू रात चांदनी में और तू हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। देखिए मोना, आप ऑडियंस में जाके लोगों को नचवाती थी और अभी आपने जो ये गाना सुनाया है, निश्चित रूप से हमारे जो लिसनर हैं, जो श्रोता हैं, जो हमारे सुनने वाले हैं, वो उनके पांव तो थिरकने लगे होंगे। तो अब चूंकि गाना खत्म हो गया है और मैंने देखा हमारे स्टूडियो में जो इस समय हमारे साथी सुन रहे हैं प्रोग्राम, वो भी थोड़े थिरकने लगे थे। तो अब जैसे कि आपने बीच में बात की रानी मुखर्जी और बिपाशा, आपने एक वर्ड यूज किया हस्की वॉइस। जरा थोड़ा सा बताइए ना कि रानी मुखर्जी की वॉइस हस्की कैसी है। आप थोड़ा सा वो वॉइस अगर यहाँ करके बताएं। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, रानी मुखर्जी के लिए उस जमाने में लोगों का मानना ये था, सोचना ये था कि हीरोइन की आवाज मीठी होनी चाहिए। और क्योंकि रानी की आवाज थोड़ी अलग थी, थोड़ा सा डीप, थोड़ा सा क्या कहते हैं खरखरा, तो उनको लगता था कि प्रोड्यूसर को और डायरेक्टर को लगा और आमिर खान को भी लगा कि शायद पता नहीं ऑडियंस इसको कैसे लेगी, क्योंकि ये नई हीरोइन है, तो दिखती इतनी खूबसूरत है, एक्टिंग इतनी अच्छी है, लगती इतनी मीठी है स्क्रीन पे, लेकिन आवाज बिल्कुल अलग है, इमेज के साथ जाएगा नहीं जाएगा जो हम पोर्ट्रे करना चाहते हैं। तो इसलिए इसको डब करा लेते हैं, जबकि परफॉर्मेंस के हिसाब से कोई डब करने की जरूरत नहीं थी उनकी आवाज। जी, क्योंकि सारा कुछ अच्छा था, सिर्फ मिठास के लिए। तो उस वक्त मुझे उसी काम के लिए बुलाया गया कि इसको एक मीठी आवाज दो और लगे कि यंग चुलबुली सी लड़की है। और गुलाम फिल्म देखने के बाद लोगों को लगा कि यही रानी की आवाज है। जी बिल्कुल, बिकॉज पहली फिल्म में तो पता नहीं होता है कि हीरोइन की आवाज कैसी है। हालांकि बाद में रानी की अपनी ओरिजिनल आवाज को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। जी हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि ये बात साबित हो गई कि वो आवाज भी अच्छी है। बिल्कुल। और अब जब मैं लोगों को सिखाती हूँ, लोग मेरे पास आते हैं ट्रेनिंग के लिए, तब मैं उनसे यही कहती हूँ कि लोग आके मुझे पहले कहते हैं कि मुझे बताया गया है कि मेरी आवाज बहुत अच्छी है, तो मुझे वॉइसिंग करना चाहिए। तो मैं उनको पहले ही बता देती हूँ कि देखिए, आवाज अच्छी बुरी नहीं होती है। बिल्कुल हर तरह की आवाज चाहिए हमको इस इंडस्ट्री में, और हमें हर तरह की आवाज की जरूरत है। आवाज को आप यूज कैसे करते हैं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको अपनी आवाज के बारे में मालूम है या नहीं जी, कि आपकी आवाज कैसे जा सकती है, कितना थ्रो है, किस हद तक आप उसको आवाज कैसे का इस्तेमाल कर करना है, आपको पता है कि और इसकी खूबी क्या है। तो जैसे आप रानी मुखर्जी या बिपाशा बासु केस में देखेंगे कि उनकी आवाजें थोड़ी अलग थी, इसलिए उनको डब किया गया, वरना एक्चुअली आप देखेंगे तो उनके परफॉर्मेंस में या उनकी आवाज के इस्तेमाल में कोई प्रॉब्लम नहीं था। बिल्कुल। और इसीलिए वो इतने फेमस हुई आगे जाके कि क्योंकि उनका परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा था, आवाज में कन्विक्शन था, एक बिलीवेबिलिटी थी, तो लोग परफॉर्मेंस पसंद करते थे। और जब लोग परफॉर्मेंस पसंद करें तब लोग भूल जाते हैं कि आवाज कैसी है, क्या है, तब सब अच्छा लगता है। हाँ, ये तो चलिए रानी की और बिपाशा की बात हुई कि उनकी आवाज से डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या उस समय के हीरो को ऐसा लगा कि यार ये आवाज शायद लोग पसंद ना करें। लेकिन कुछ केसेस में आपने ऐसा भी किया है कि जहाँ हीरोइन को हिंदी बराबर नहीं आ रही। जी हाँ, कुछ ऐसी भी हीरोइंस के लिए भी तो आपने आवाजें दी हैं। जी हाँ। तो उनका भी थोड़ा जिक्र हो जाए। जी, एक्चुअली क्या होता है कि किसी हीरोइन की आवाज को डब करने का जो ये फैसला है, ये प्रोड्यूसर या डायरेक्टर तब लेता है जब उन्हें लगता है कि या तो आवाज ठीक नहीं है, या तो परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, मतलब डायलॉग डिलीवरी सही तरीके से नहीं हुई है, एक्टिंग सही नहीं है, नई लड़की है, कच्ची है थोड़ी एक्टिंग में, या किसी का कोई जैसे नरगिस को हिंदी नहीं आती थी, डिक्शन ठीक नहीं है। जी, डिक्शन ठीक नहीं है। तो अलग अलग वजह हैं जिसके वजह से किसी भी एक्टर की वॉइस डब की जाती है। तो हर केस में, हर हीरोइन के केस में कोई अलग वजह थी। जैसे काजोल के केस में, काजोल की तो कोई डबिंग की जरूरत ही नहीं है, लेकिन उस वक्त दुश्मन जब उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था, तब मेरे ख्याल से उसमें इतना चिल्लाना था पूरे फिल्म में, और वो 2 कैरेक्टर प्ले कर रही थी, तो स्टार्ट टू फिनिश उनका रोल था। तो मेरे ख्याल से शायद उस वक्त उनका गला बैठ गया था और उस वक्त वो कर नहीं पा रही थी, और जितना फोर्स, जितना पावर चाहिए था गले में, वो बार बार करने से उनका गला बैठ जाता था। शायद ऐसा कुछ वजह था जिसकी वजह से उन्होंने मुझे बुलाया डब करने के लिए। और क्योंकि वो मोरलेस वॉइस मैच भी थोड़ा बहुत हो गया उनके साथ, तो उनको लगा कि चलो
देर हो रही है करने में, या जब तक उनकी अवेलेबिलिटी ना हो या उनकी आवाज ठीक ना हो तब तक हम करके रखते हैं। अलग अलग वजह होते हैं। फिर कटरीना कैफ और नरगिस, इनके साथ शायद हिंदी का प्रॉब्लम होगा। जी जी, उनको पहले तो वो हिंदी बोल नहीं पाती थी, तो उसकी जैकलीन वजह भी से। शायद जी यही हुआ। बिल्कुल। लेकिन दीपिका तो शायद हिंदी जानती थी। जी हाँ, वो हिंदी जानती थी क्योंकि वो साउथ की थी। शायद उनको जितना प्रॉब्लम नहीं था, आई थिंक सुनने वालों को लगता था कि शायद लोगों को लगे कि इसमें थोड़ा एक्सेंट है, तो उस वजह से डब हुआ था। लेकिन उसके बाद तो उन्होंने दिखाई दिया है कि वो कितना खूबसूरत एक्टिंग करती हैं और कितनी अच्छे से बोल पाती हैं। और आपने भी दिखा दिया कि आप कितनी अच्छी आर्टिस्ट रही हैं और हैं, और अब आपके पास बहुत से आर्टिस्ट ग्रूम हो रहे हैं, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन यहाँ एक गाना तो बनता ही है। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग पे, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग पे, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जब पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। कि अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। क्या उस समय आपको कुछ अंदाजा था कि बिल्कुल नहीं, आप जिस इसीलिए- मंजिल पे पहुंची हैं? इसीलिए मुझे ये गाना याद आया, क्योंकि एक तो बहुत ही फेवरेट गाना है, पर क्योंकि हम ऐसी बातें कर रहे हैं कि जिंदगी हमें कहाँ से कहाँ ले जाती है, हमें कोई अंदाजा ही नहीं होता। ये आपका एक ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। जी तो इसलिए मुझे भी लगा कि बाप रे, मुझे भी ये अजीब दास्तां ही लग रहा है जैसे मैं बोलती जा रही हूँ। मतलब मुझे ये मंजिलें हैं कौन सी, इससे मुझे ये याद आया कि आज मोना शेट्टी जिस मंजिल पे पहुंची है, मुझे नहीं लगता कि लीला जी, जो कि आपकी मदर, उन्होंने भी कभी सोचा होगा, या इतना बड़ा काम आप हासिल करेंगे इसके बारे में उन्होंने भी शायद नहीं सोचा होगा। जहां आज आप अपनी माँ के सपनों को ले गई हैं, जहां बिल्कुल नहीं, उन्होंने तो होप ही छोड़ दिया था मुझ पे
हाँ, ये बताइए आप क्योंकि- मुझे। अभी आपने खुद ही जी। बता दिया। क्योंकि अभी- वो डायरेक्ट करती थी, जैसे हमने बताया कि वो तो वॉइसिंग तो कर ही रही थी, स्पॉट्स, जिंगल्स, कॉपीराइटिंग ये सब कर ही रही थी। तो इस दौरान कुछ प्रोड्यूसर्स उनके पास आए जो कहने लगे, अच्छा हमारी एक फिल्म है, आप इसको डब करके देंगे क्या? आप इतने आर्टिस्टों को पहचानते हैं, जरा डब करके दीजिए। तो धीरे धीरे छोटे छोटे कामों से ये शुरुआत हुई, एक डबिंग का सिलसिला, कास्टिंग करना, राइटिंग करना, डायरेक्शन करना, और हर चीज में मैं उन्हें हेल्प करती थी जरूर। तो इससे मुझे बहुत सीखने को मिला, क्योंकि अगर आप लगातार स्टूडियो में रहेंगे और यही काम देखते रहेंगे, इस काम में मदद करते रहेंगे, तो आपकी जो ट्रेनिंग होती है ये तो मतलब किसी और लेवल पे ही ट्रेनिंग हो जाती है। और इसी दौरान शक्ति सामंता और उनके बेटे अशीम सामंता के पास एक फिल्म आई, जुरासिक पार्क। बहुत फेमस। जी, उन्होंने मम्मी को बुलाया कि हमें ये फिल्म आई है हमारे पास, हमको ये हिंदी और उर्दू दोनों में डब करना है, और हमने आपके बारे में सुना है कि आप काफी टैलेंटेड हैं और आपको ये सारी भाषाएं आती हैं, तो जरा आप हमारी मदद कर सकते हैं क्या? तो तब मम्मी को ये सब कुछ पता नहीं था कि कैसे करना है, तो वो धीरे धीरे समझने लगी कि अच्छा करना क्या है, अच्छा स्क्रिप्ट आया है, इसको पहले ट्रांसलेट करते हैं, फिर देखते हैं कि इसका कास्टिंग कैसे किया जाए, किस किस को बुलाया जाए इसके लिए जो कैरेक्टर्स में फिट हों, फिर रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे लिपसिंक हम होठों को कैसे मैच कर सकें बोलने वालों के, और कैसे ये ना लगे जैसे ये डब हुआ हो, लगे कि जैसे वही लोग बोल रहे हैं हिंदी। तो मैं बैठती थी, तब हमारे राइटर थे मीर मुनीर साहब, तो जो फेमस ड्रामे भी कई लिखे हैं और जी हाँ, कई सीरियल लिखे हैं जी उन्होंने। हाँ, तो मैं उनके साथ बैठती थी, मैं उनको इंग्लिश समझाती थी और वो हिंदी डायलॉग लिखते थे। तो तब उन्होंने भी मुझे कहा था कि मोना तुम तो अच्छा ट्रांसलेट कर लेती हो, तुम्हारी हिंदी काफी अच्छी है। क्योंकि मैं ये सब पसंद करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके साथ बैठ के ये ट्रांसलेशन का सब करना। तो मम्मी ऑफिस जाती थी तो मैं इनके साथ बैठ के ट्रांसलेशन का, पूरा स्क्रिप्टिंग का इन्हें हेल्प करती थी। लेकिन फिर आपने कहा कि मम्मी ने तो होप छोड़ दी थी, तो कैसे छोड़ दी? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अपने वॉइसिंग करियर पे ध्यान दे रही थी और मम्मी के काम पे इतना ज्यादा नहीं। तो छोटे छोटे कामों में मैं उनकी हेल्प करती थी, लेकिन लगातार उनके साथ नहीं रह पाती थी। हाँ, जब तक कि मम्मी ने यानी लीला जी ने इस काम को, एक बाकायदा पायनियर रही हैं लीला जी डबिंग इंडस्ट्री को शुरू करने में। जी, क्योंकि जुरासिक पार्क इतनी हिट हो गई, तो उसके बाद फिल्में आती गई आती गई आती गई आती गई, तो मम्मी को पता ही नहीं चला कि ये काम एक बिजनेस कब बन गया और एक कंपनी खोलना पड़ा। ये सारा कुछ समझना पड़ा कि अच्छा हमें एक अकाउंटेंट रखना है, कैसे पूरा स्टाफ रखा गया, पूरा स्टाफ रखना है, इसको कैसे संभालना है। तो धीरे धीरे ये सब बढ़ता गया। तो उस टाइम पे मेरा वॉइसिंग का काम अच्छा ही चल रहा था और जब भी मौका मिलता था मैं मम्मी को हेल्प करती थी, खासकर ये इंग्लिश फिल्मों की ट्रांसलेशन में या डबिंग डायरेक्शन में, क्लाइंट सर्विसिंग में, मतलब जो कंपनीज आती थी इस डबिंग के काम को लेके, तो उनसे बात करना, उन्हें समझाना, उनसे डील करना, तो थोड़ा बहुत मैं हेल्प करती थी। लेकिन मम्मी हमेशा कहती थी तुम तो घूमती रहती हो, तुम तो मेरे काम पे ध्यान ही नहीं देती हो, तुम पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता, तुम पता नहीं कौन से स्टूडियो में मिलोगी कब। तो वो चाहती थी कि मैं उनके साथ रहूं, उनके काम में हाथ बटाऊं, हमेशा मैं ये टेक ओवर करूं, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं था कि मैं ये करूंगी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं था। मैं उन्हें कहती थी कि मैं जाके अपना आवाज देती हूँ, मुझे मेरा इतना फ्रीडम है, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स मुझे पसंद करते हैं, मुझे इतनी इंपॉर्टेंस मिलती है, मेरा काम इतना आसान है, मैं तुम्हारा ये कॉम्प्लिकेटेड काम क्यों करूं जहाँ पे इतना सब कुछ देखना पड़ता है कि राइटर क्या कर रहा है, वॉइसेस क्या कर रहे हैं, क्लाइंट क्या बोल रहा है, डायरेक्टर को डायरेक्शन करना है, फिर उसको टाइम पे देना है, फिर उसको बजट में लाना है, इतनी सारी चीजें मैं क्यों सोचूं। अच्छा, तब तक शादी हो गई थी मोना आपकी? तब जस्ट उसी के बाद जस्ट हुई, मतलब ये काम जब पिकअप हो रहा था उसी वक्त मैं अपने हस्बैंड से मिली, वो भी काम के दौरान। यहाँ मैं अपने दोस्तों को मैं बता देता हूँ, आपका ये मोना ने शादी, जो कि वो सज्जन जो हैं बड़े सज्जन हैं और अपने नाम की तरह मोहित नाम है उनका, और मोहित हो गई मोना उन पर। एक्चुअली हमारे एक क्लाइंट थे उस वक्त, हम आनंद महिंद्रू के कुछ सीरियल्स कर रहे थे, तो उनके साथ काम कर रहे थे। एक शख्स हैं विक्रम राजधान, तो उन्होंने मम्मी को मिलवाया मोहित से और कहा कि मेरे एक दोस्त ने स्टूडियो खोला है, आप हमारा काम चाहें तो वहां कर सकती हैं। क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि हाँ मैं काम करके दे सकती हूँ, लेकिन मेरा अपना स्टूडियो नहीं है, तो मुझे कोई स्टूडियो बुक करके ही आपका काम करना होगा। तो उन्होंने मिलवाया मोहित से, तो हमारा काम वहां पे शुरू हुआ और फिर तो द रेस्ट इज हिस्ट्री। बहुत अच्छी जोड़ी है आपकी, और मोहित और मोना, ये इस जोड़ी ने
बाद में आपने इस काम को टेक ओवर भी किया। हम बीच में वो जिक्र नहीं करेंगे जहां दिल दुखे, और इसलिए अब यहाँ चूंकि इस मुकाम पर पहुंच गए हैं, एक गाना सुनते हैं। उसके बाद जो खास बात है मोना की पर्सनैलिटी से जुड़ी, मोना के काम से जुड़ी, उस पर आएंगे जिसका जिक्र शुरू से कर रहा हूँ। तो मोना, यहाँ एक गाना, चाहे वो आप मोहित से जुड़ा हो या मम्मी से जुड़ा हो। मम्मी के याद में मेरा कुछ सामान। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ओ सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ओ सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। पतझड़ है कुछ, है ना? ओ पतझड़ में कुछ पत्तों के गिरने की आहट, कानों में एक बार पहन के लौट आई थी। पतझड़ की वो शाख अभी तक कांप रही है। वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, आधे सूखे आधे गीले, सूखा तो मैं ले आई थी। गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा हो, वो भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। बहुत कुछ सामान लीला जी आपके पास छोड़ गई, लेकिन आपने बहुत अच्छे से उसको सहेजा है।
इतने अच्छे से सहेजा है कि आज वो जहां कहीं भी होंगी आपको आशीर्वाद दे रही होंगी। मोना, यहाँ अब मैं इस बात पे आना चाहता हूँ जो शुरू से मैं कह रहा हूँ कि मोना ने अपने काम को इस तरह से खड़ा किया कि आज मुंबई की डबिंग इंडस्ट्री, वॉइसिंग इंडस्ट्री, मेरे ख्याल है आपके पास 100, 200, 300, 400 आर्टिस्ट तो काम करते होंगे, यानी जो आपके रोल पे होंगे, जो आपकी बहुत लिस्ट में ज्यादा, होंगे, अभी तो ज्यादा शायद होंगे। 1000 के आसपास पहुंच गए बताइए, हैं। तो 1000 लोगों को आपके यहाँ पर काम मिलता है, और ऐसा वैसा काम नहीं मिलता है, जिनकी अगर मंथली पैकेट की बात की जाए तो वो एक अच्छी खासी रकम लेकर आपके यहाँ से जाते हैं। तो आपके अपने एस्टेब्लिशमेंट की बात बताएं, आपने कैसे इसको, इस एक आपकी मम्मी की एक छोटी सी कंपनी को आज डबिंग इंडस्ट्री का इतना बड़ा एक कॉर्पोरेट वेंचर बना के खड़ा कर दिया? एक्चुअली ये सब कैसे हुआ? ये बस होता चला गया। जब मम्मी गुजर गई तब जैसे हम अब तक बात कर रहे हैं, तब उनका बहुत नाम हो चुका था ऑलरेडी इंडस्ट्री में एज अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेड डबिंग डायरेक्टर। तो वो इस काम को कभी बिजनेस नहीं मानती थी, वो बस उसे अपना काम मानती थी कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये एक काम है जो मुझे मिला है। और उस काम के लिए हालांकि हम हमेशा कहते थे कि मम्मी आपका फर्स्ट लव सिंगिंग है, तो आप उसको छोड़ के ये कर रही हैं, क्यों ना आप थोड़ा टाइम अपने शौक के लिए रखें। तो वो कहती थी नहीं वो तो ठीक है, वो मैंने शौक पूरा कर लिया, उससे मुझे कुछ नहीं मिला, मिला है तो मुझे इस लाइन से मिला है, मुझे इसी पे ध्यान देना चाहिए, मैं इसी को सारा इंपॉर्टेंस दूंगी, इसी को सारा वक्त दूंगी। तो क्योंकि वो उस मकाम पे छोड़ के गई थी अपना काम, और उस टाइम पे हमको बहुत तकलीफ हुई बिकॉज वो इतनी बड़ी हस्ती थी और उनका पर्सनालिटी ही पूरा बिजनेस चलाता था। जैसे मैंने कहा, मैं तो यहाँ वहाँ घूमती थी, पूरा टाइम उनके पास नहीं थी, तो लोगों को लग रहा था कि अब तो ये कंपनी बंद हो जाएगा, लीला जी नहीं है ये कंपनी कैसे चलेगा। तो बहुत से हमारे स्टाफ छोड़ने लग गए, बहुत से आर्टिस्ट फोन करके बोलने लगे कि अरे सुना कंपनी बंद हो रहा है, हमारे पैसे निकालो भाई जल्दी। कोई कोई तो मना करने लगे आके काम करने के लिए। और उसी दौरान क्लाइंट्स के काफी प्रॉब्लम्स शुरू हो गए। एक क्लाइंट ने अपना काम पूरा बंद कर दिया, जिनका बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं हमारा स्ट्रक्चरिंग चल रहा है, हम सारा इन हाउस काम करेंगे। तो 1-2 साल तक बहुत प्रॉब्लम्स हुई। फिर क्योंकि हमारा कोई मम्मी के किसी भी अकाउंट में कोई नॉमिनेशन नहीं था, 1 साल तक हमारे सारे अकाउंट्स फ्रीज हो गए। किसी तरह मुझे सैलरीज पे करने थे इतने लोगों के, जो 10-15 लोग थे हमारे, सबके सैलरीज टाइम पे करना, सब कुछ मैनेज करना, काम आ रहा है काम नहीं आ रहा है, ये सब चीज मैनेज करना। 1-2 साल बहुत तकलीफ हुई। और उसी दौरान इनफैक्ट मेरी मम्मी गुजर जाने के जस्ट 1-2 महीने बाद मुझे पता चला कि आई एम एक्सपेक्टिंग ट्विंस। तो मतलब वो 1 साल जो गुजरा है, मतलब अभी तो मुझे लग रहा है कि वो एक कहानी है, सच्चाई है, अभी तक मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि वो 1 साल बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। एक तो बिजनेस संभालो, बिजनेस के लिए पैसे नहीं है, बैंक अकाउंट्स नहीं है, यहाँ पे क्लाइंट्स चले जा रहे हैं, वहाँ पे स्टाफ चला जा रहा है, यहाँ पे आर्टिस्ट काम नहीं करना चाहते हैं, तो मतलब सारा कुछ बहुत मुश्किल हो गया था। तो इस दौरान मेरे हस्बैंड ने बहुत हेल्प किया मुझे। तो हमने डिसाइड किया कि देखो ये जो 2-3 ऑफिस बट गए हैं सब जगह, ये तो मैं संभाल नहीं सकती हूँ ऐसे, और एक बार बच्चे आ जाएंगे फिर तो भागम दौड़ी और भी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तो फिर भी ठीक है, मैं अकेली जा रही हूँ सब जगह। तो फिर हमने एक नई जगह ली, वहाँ पे पूरे स्टूडियोज बनाए, और फिर हमने घर भी चेंज किया, घर और ऑफिस पास में कर दिया ताकि मैं काम भी कर सकूं और घर पे भी रह सकूं। हालांकि घर पे मैं कभी नहीं रहती ये एक ख्वाब था जो कभी पूरा नहीं हुआ लेकिन हमने जो वो एक नया स्टूडियो जो शुरू किया और ये सारे पुराने स्टूडियोज बंद करके नए जगह पे काम शुरू किया, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। और ये पूरा मेरे हस्बैंड ने सेटअप किया मेरे लिए, और ये जगह इतनी अच्छी जगह पे थी, इतनी अच्छी स्टूडियो बनी कि क्लाइंट्स आके, लोग आके इतना अप्रिशिएट करने लगे कि वाओ ये कितनी अच्छी जगह है। और मेरा ध्यान हमेशा इस बात पे था कि मैं ये काम अपने शौक से नहीं कर रही हूँ, मैं मम्मी की लेगेसी को प्रोटेक्ट कर रही हूँ कि जितना काम वो करके गई हैं, एक नाम बना के गई हैं, मुझे खाली इसको प्रोटेक्ट करना है। जैसे आपने खुद ही अभी कहा कि 1000 से ज्यादा आर्टिस्ट आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, कि लीला जी ने ये शुरुआत की इंडस्ट्री में डबिंग का, जिस तरह से ये नया चलन आया, बाहर की फिल्में आने लगी, बाहर के सीरियल्स आने लगे, लोगों को काम मिलने लगा। यहाँ मैं मोना आपसे जानना चाहूंगा कि जो शुरू में मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बात की कि एक लड़की, एक बेटी, एक बहन, उसको इस इंडस्ट्री में जब आप काम देती हैं, वो जब इसमें काम करती है,
कितनी सुरक्षित है और क्या वो अकेले इस काम को ही करना पड़ेगा उसको, या अपने किसी और काम के साथ या अपने परिवार की जिम्मेदारी के साथ वो इस काम को कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। ये हमारा इंडस्ट्री बहुत ही सुरक्षित है लड़कियों के लिए, औरतों के लिए। मैंने खुद भी बहुत ही कम फेस किया है किसी तरह की परेशानी, और मुझे भी नहीं लगता कि बाकी औरतों ने भी ऐसी कोई मुश्किल का सामना किया होगा। सेफ तो बहुत ही है, और क्योंकि ये फ्रीलांस काम है तो आप अपने घर, परिवार, बाकी जिम्मेदारियों के साथ इसको कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है औरतों के लिए। एक्चुअली उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत ही आइडियल फील्ड है। इसके लिए क्या जरूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? शिद्दत और जुनून। हाँ, बस। बाकी तो मोना शेट्टी सब संभाल लेंगे। नहीं, बाकी तो आपका हुनर और आपका मेहनत फल जरूर देगा। आप लेकिन ट्रेन भी करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास जो कहते हैं कि मेरी आवाज अच्छी है, या मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है, मुझे ट्राई करना है, मुझे अपना जॉब चेंज करना है, मुझे अपना करियर चेंज करना है, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। तो बहुत लोग आते हैं। तो पहले तो मैं इनके लिए फ्री सेशंस कंडक्ट करती हूँ, जहाँ पे मैं सिर्फ काउंसलिंग करती हूँ कि आप इस लाइन के लिए सही हो या नहीं, और ये काम आपके लिए सही है या नहीं। पहले लोग समझें, क्योंकि लोगों के बहुत सारे गलत फहमियां भी होती हैं इस काम को उसमें भी आ लेकर। जाते जी हैं हाँ, लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों को लगता है कि बोलना ही तो है, इतना आसान काम है। ये सारी चीजें जो है थोड़ा सा समझाना पड़ता है लोगों को कि ये भी एक हुनर है, एक टैलेंट है, और हमने भी बहुत मेहनत की है यहाँ पे पहुंचने के लिए। आपको भी करना होगा, और अगर आप मेहनत करें तो जरूर इसका फल मिलेगा आपको। लेकिन मेहनत ना करें तो ये इतनी भी आसान नहीं है कि आप बस आए और कहे कि मैं वॉइसिंग करना चाहती हूँ और आपको काम मिल जाएगा। अभी एक बहुत आसान सी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, और वो ये है कि यहाँ एक बहुत मीठा सा गाना जरूर सुनवा दीजिए। एक गाना फिर मैं कहूंगी कि मम्मी गाती थी बहुत शोज पे, जिसपे हर शो में इसकी एक रिक्वेस्ट आती थी, क्योंकि लोग चिट्स लिख के भेजते थे ये गाना गाइए, ये गाना गाइए। तो हर शो में दमादम मस्त कलंदर बजना बहुत ही जरूरी था, और इस पे जो लोग नाचते थे और जितना एंजॉय करते थे। और मैं हमेशा सोचा करती थी कि ये एक डांस नंबर है। मुझे बाद में पता चला कि ये एक किस्म का प्रेयर है। ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, ओ लाल मेरी पत, ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंदूरी दा सेवन दा सखी शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी। हम तो तुम्हारे दीवाने हैं, हम तो तुम्हारे दीवाने हैं, हम तो तुम्हारे दीवाने हैं, भले हमारे प्राण हरो झूले लालन, ओ भले हमारे प्राण हरो झूले लालन, सिंदूरी दा सेवन दा सखी शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। मांगते हैं हम खैर सबकी, 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 मंशा हमारी पूरी करो, मंशा हमारी पूरी करो, झूले लालन, झूले लालन, झूले लालन, मंशा हमारी
अच्छी जगह पर लाकर आपने हमें खड़ा कर दिया, जहां दमादम मस्त कलंदर हमने अभी सुना है। और चूंकि मोना अब एक और भी सिकंदर हमारे सामने है, जिसको घड़ी कहते हैं, उसके आगे सारे लोग बेबस हो जाते हैं। जी। तो वक्त से बड़ा कोई सिकंदर होता नहीं। ये जो सिकंदर है अब हमें कह रहा है कि मैदान छोड़िए, जी। किसी और के आने का वक्त हो गया है। जी हाँ। तो फिलहाल मैं बस इतना ही आपसे कहूंगा कि इस फील्ड में आने वाले लोगों के लिए मोना शेट्टी क्या सलाह देंगी? पहली बात तो कोई भी फील्ड में जाने से पहले जरा उस पे रिसर्च कीजिए, थोड़ा जानिए, खुद की अवेयरनेस बढ़ाइए कि इसकी ज़रूरतें क्या है, आपको क्या जानना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे काम क्या होता है, कैसे होता है, हर चीज़ की जानकारी लीजिए। हो सके तो खुद को ट्रेन कीजिए। आजकल तो इंटरनेट वगैरह पे बहुत कुछ मिलता है, स्क्रिप्ट्स भी मिल जाते हैं, वीडियोस भी मिल जाते हैं, ट्यूटोरियल्स भी मिल जाते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करें या वर्कशॉप ज्वाइन करें। अगर मिल गया तो ठीक है, वरना आप अपने आप पे भी काम कर सकते हैं, अपने डिक्शन पे काम कर सकते हैं, अपने ब्रीदिंग पे काम कर सकते हैं। गाना गाइए, आवाज को बुलंद कीजिए। जैसे हम वर्कआउट करके अपने बॉडी को फिट रखते हैं, वैसे गाना गा के हम अपने आवाज को फिट रख सकते हैं। बस कोशिश जारी रखिए और लगे रहिए, जरूर काम मिलेगा। और जैसे कि मोना ने कहा कि आवाज अच्छी या बुरी नहीं होती, आवाज इस्तेमाल किस तरह से की जाती है, ये जरूरी बात होती है। जी। तो मोना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विविध भारती के लिए इतना समय आपने निकाला, इतनी बातें आपने की, बहुत कुछ आपने बताया हमारे श्रोताओं को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, और उनके पत्रों का, उनके फोन कॉल्स का, उनके एसएमएस का, सभी का हम इंतजार करेंगे। और इंतजार हम आपका भी करेंगे एक और मुलाकात के लिए। थैंक यू। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते। आवाज की दुनिया की जानी मानी हस्ती वॉइस आर्टिस्ट मोना शेट्टी से अमरकांत दुबे की बातचीत अभी आप सुन रहे थे। आज के मेहमान कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग भावना सिंदल का, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा। Thank you.